इसके बाद रश्मि सिंह ने रोने और हंसने वाले इमोजी भेजे। मेरे पास ही बैठी सिस्टर अय्यर ने आश्चर्य से पूछा, नाना, क्या तुम भी मशहूर हस्तियों के पीछे भाग रही हो? यह जगत मेहरा कौन है? क्या वह बहुत सुंदर है? जगत मेहरा अवाक रह गया और उसने अपना चेहरा ढककर रोने वाले इमोजी से जवाब देना जारी रखा। रश्मि सिंह ने बाओ किंगटियन का इमोजी भेजा। तो आप मेरी आवाज को स्रोत सामग्री के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए आपने यह सब निजी तौर पर किया? जगत मेहरा ने अपना चेहरा जोर से चुटकी से दबाया। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। वह पीली नदी में कूदकर भी अपना नाम साफ नहीं कर सकता था। कुछ देर बातचीत करने के बाद जगत मेहरा ने आखिरकार 10 भोजन के बराबर कीमत का इस्तेमाल करके रश्मि सिंह को उस घटना को भूलने के लिए मना लिया। हालांकि बातचीत के दौरान उसे एहसास हुआ कि रश्मि सिंह वास्तव में नाराज नहीं थी। वह तो बस मजाक कर रही थी। उसने कार्यालय में गलती से वह वाक्य बोल देने और अपने सहकर्मियों को गलतफहमी होने पर भी उस पर गुस्सा नहीं किया। अंत में जगत मेहरा से 10 बार खाना मिलने के बाद उसके द्वारा भेजे गए इमोजी ने उसे यह महसूस कराया कि रश्मि सिंह को थोड़ा गर्व महसूस हो रहा है। जगत मेहरा ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि रश्मि सिंह को अब भी उसके चरित्र पर भरोसा है। वह जानती थी कि वह विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। सुबह करीब 9 बजे जगत मेहरा ने सुपरमार्केट से एक प्लास्टिक बैग लेकर 12 लकड़ी के पुतलों को बाहर रख दिया। उसने भीड़भाड़ वाली जगह ढूंढकर इन पुतलों के प्रभाव का परीक्षण करने की योजना बनाई थी। वह देखना चाहता था कि पुतलों की संख्या बढ़ाने का उसका विचार कारगर होगा या नहीं। उसने पहले जो देखा था, उसके आधार पर उसके द्वारा भावनात्मक रूप से उत्तेजित की गई ये लकड़ी की मूर्तियां कुछ हद तक अपने सबसे करीबी व्यक्ति की भावनाओं को महसूस कर सकती थीं, जब वे दूसरों के साथ सीधे संपर्क में होती थीं या जब वे उनके काफी करीब होती थीं। हालांकि आसपास के लोगों की भावनाओं पर इसका असर तभी होता था जब वे सो रहे होते थे। जगत मेहरा को संदेह था कि इस प्रभाव की शक्ति पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह इसी भावनात्मक प्रभाव वाले लकड़ी के और भी छोटे छोटे पुतलों पर प्रयोग करना चाहता था और जागते समय दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करना चाहता था। इसलिए जगत मेहरा मेट्रो स्टेशन गया और थोड़ी देर इंतजार किया। फिर उसने सबसे अधिक यात्रियों वाली और सबसे भीड़भाड़ वाली ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। ऐसे माहौल में उसने अपने साथ ले जा रहे प्लास्टिक बैग को अन्य लोगों के बगल में रखा ताकि वह अजीब न लगे। हालांकि गाड़ी में प्रवेश करने और लकड़ी के सेवकों की मौजूदगी का एहसास होने पर जगत मेहरा अचानक हक्का बक्का रह गया। फिर वह अपना माथा पीटने से खुद को रोक नहीं पाया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह एक ही समय में भावनात्मक रूप से डाली गई 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को महसूस नहीं कर सकता था। शुरुआत में जब वह उन वस्तुओं को महसूस कर रहा था जिनके साथ उसने ESP कनेक्शन स्थापित किया था, तो उसके मस्तिष्क में मौजूद सूत्र पर्याप्त नहीं थे, इसलिए वह एक समय में केवल एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाता था। बाद में उसका दिमाग चुपचाप मल्टीथ्रेडिंग का आदी हो गया था, इसलिए एक ही समय में कई चीजों को महसूस करना उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अगर ESP इलेक्ट्रॉनिक स्पीड स्पॉन्टेनिटी उपकरण उसके ठीक बगल में होता, तो उसे महसूस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वह उसे ऐसे इस्तेमाल कर सकता था जैसे वह उसका अपना हाथ हो। यह ठीक वैसा ही था जैसे वह सिक्का उछाल रहा हो, उसे जानबूझकर ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। वह सिक्के को नियंत्रित करके उसे ठीक उसी तरफ गिरा सकता था जहां वह चाहता था। इसलिए जब बाद में उन्हें इमोशनल इन्फ्यूजन आइटम का एहसास हुआ, क्योंकि वहां केवल 3 नमूने थे और उनका ध्यान उस सपने पर केंद्रित था जिसका उन्हें एहसास हो रहा था, तो उन्होंने एक ही समय में उन दोनों का एहसास करने पर विचार नहीं किया। इसका परीक्षण करने के बाद उसने पाया कि यह वस्तु एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है और इस प्रभाव के लिए एक कूल डाउन समय भी होता है। लेकिन अब मेट्रो के डिब्बे में खड़े होकर जगत मेहरा को अचानक एहसास हुआ कि 12 लकड़ी के पुतले बनाते समय उसने इस महत्वपूर्ण समस्या को नजरअंदाज कर दिया था। अब उसे समझ आया कि वह एक समय में केवल एक ही लकड़ी के पुतले को महसूस कर सकता है। भले ही लकड़ी की नक्काशी करते समय उन सभी में एक ही भावना को भावनात्मक रूप से समाहित किया गया हो, फिर भी वह एक ही समय में किसी दूसरी भावना को महसूस नहीं कर सकता था। उसके पिछले अनुमान के अनुसार
इमोशनल इन्फ्यूजन आइटम तभी काम करेगा जब वह उसे महसूस करेगा। इसका मतलब यह था कि हालांकि उसके प्रोसेसर में 12 कोर थे, लेकिन वह एक समय में केवल एक ही कोर से चल सकता था। उसका क्या मतलब था? मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन होने का विचार कारगर साबित नहीं होने वाला था। जगत मेहरा थोड़ा चिढ़ गया। क्या इसका मतलब यह था कि उसकी 12 सेवकों की संरचना व्यर्थ ही बनाई गई थी? क्या इसका कारण यह था कि इसमें भावनाएं शामिल थीं, इसलिए वह एक ही समय में कई संबंध स्थापित नहीं कर सका? इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसने इस बारे में पहले से सोचा ही नहीं था। यह बहुत ही सरल काम होना चाहिए था और वह इसे उसी समय भांप सकता था। 12 सेवक की मूर्ति बनाने से पहले उसके पास एक से ज्यादा भावनात्मक ऊर्जा देने वाली वस्तुएं थीं। जगत मेहरा मन ही मन चिंतित था। वह जानता था कि विभिन्न प्रशिक्षण विधियों के माध्यम से कई बार रक्त पीने से उसके मस्तिष्क में उत्परिवर्तन और विकास हो चुका था, जिसके कारण वह किसी भी चीज या समस्या का सामना करते ही लगभग सहज रूप से कई योजनाएं और समाधान निकाल सकता था। ये योजनाएं और समाधान वास्तव में उनके द्वारा स्वयं सोचे गए थे, लेकिन ये उनके मस्तिष्क के प्रशिक्षित होने के बाद की सहज प्रतिक्रियाएं थीं। इसलिए उन्होंने गहन चिंतन या विचार विमर्श नहीं किया। अधिकांश मामलों में ये योजनाएं और समाधान पर्याप्त रूप से उपयुक्त थे। उसे गहन चिंतन में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल यह विचार करना था कि चुनने का तरीका क्या है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसके दिमाग द्वारा सहज रूप से दिए गए योजनाएं और सुझाव अपेक्षाकृत सरल स्थितियों या तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता वाली स्थितियों में ही चुने जा सकते थे। अन्यथा उसे अभी भी इस बारे में गहनतापूर्वक सोचना पड़ता था। बेशक जगत मेहरा ने अपनी 12 सेवकों की संरचना को तुरंत नहीं छोड़ा। उसने एक एक करके सेवकों को महसूस करना शुरू किया और उन्हें सेवक 1 से लेकर सेवक 12 इंच तक संख्याएं दी। एक एक करके उन्हें महसूस करने के बाद वह अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर सका। भावनाओं को समझने के मामले में 12 सेवकों को फिलहाल कोई समस्या नहीं थी। फिर जगत मेहरा ने थैले में हाथ डाला और लकड़ी के कुछ छोटे छोटे पुतलों को छुआ। उसने स्पर्श के माध्यम से कुछ और पुतलों को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रयास विफल रहा। फिर उसने एक चेले को आधार बनाकर बाकी चेलों की भावनाओं को समझने और उन्हें एक साथ जोड़ने का तरीका सोचने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रयास फिर भी विफल रहा। फिर उसने दोबारा सोचना शुरू किया। क्या 12 सेवकों को एक में मिलाने का कोई तरीका था? लेकिन काफी देर सोचने के बाद भी उसके पास केवल कुछ अस्पष्ट निर्देश ही थे। उसने इसे करने का कोई निश्चित तरीका नहीं सोचा था। इसलिए उसने अपने विचारों की दिशा बदल दी। वह सोचने लगा कि क्या वह अपनी संवेदना को विलंबित कर सकता है, या क्या वह लकड़ी की नक्काशी की क्रियाओं की सक्रियता को अलग अलग समय के लिए विलंबित कर सकता है। इस तरह वह एक निश्चित क्षण में उन्हें एक साथ सक्रिय करने और एक ही समय में काम करने का तरीका सोच सकता था। भले ही वह भावनाओं को महसूस करने के लिए एक ही समय में संवेदी संबंध स्थापित न कर सके, लेकिन जब तक 12 लकड़ी की नक्काशी एक ही समय में सक्रिय हो जाती हैं, तब तक अन्य लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने की उनकी क्षमता सक्रिय हो सकती है। लेकिन फिर भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। जगत मेहरा मेट्रो से बाहर नहीं निकला। चूंकि वह पहले से ही वहां था, इसलिए अभी भी कुछ प्रयोग बाकी थे। हालांकि उसने एक अधिक विशाल और कम भीड़ वाली ट्रेन में चढ़कर एक सीट ढूंढ ली। उसने लकड़ी की एक छोटी सी मूर्ति निकाली और उसे हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद जब एक लड़की, जो विश्वविद्यालय की छात्रा जैसी दिख रही थी, उसके बगल में बैठ गई, तो उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और लकड़ी की मूर्ति को जमीन पर गिरा दिया। संयोग से वह मूर्ति लड़की के पैरों के पास जा गिरी। लड़की ने नीचे देखा और उस छोटे से खिलौने को उठा लिया। उसने जगत मेहरा के हाथ पर थपथपाया। जब उसने आंखें खोलीं और हैरानी से उसकी तरफ देखा, तो लड़की ने लकड़ी की नक्काशी उसे थपथपा दी। तुमने कुछ गिरा दिया था। ओह धन्यवाद। धन्यवाद। जगत मेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने कृतज्ञता भरे भाव से उसे स्वीकार कर लिया। दरअसल जैसे ही लड़की का हाथ लकड़ी की नक्काशी के संपर्क में आया,
जगत मेहरा ने एक संवेदी संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। वह महसूस कर सकता था कि लड़की में जिज्ञासा की भावना बहुत कमजोर थी। जगत मेहरा ने अपना ध्यान केंद्रित किया और चेतना के स्तर पर बल लगाया। वह यह देखना चाहता था कि क्या वह अपना ध्यान केंद्रित करके अपनी इंद्रियों को मजबूत कर सकता है, ताकि लकड़ी की नक्काशी भावनाओं को प्रभावित करने की अपनी क्षमता को बेहतर ढंग से बढ़ा सके। जब लक्ष्य जागृत हो और सो न रहा हो, तो वह उसकी भावनाओं को आत्मसात कर उसे प्रसन्न कर सकता है। हालांकि जब जगत मेहरा ने लकड़ी की नक्काशी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तब भी लड़की के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। यहां तक कि जब उन दोनों ने पल भर के लिए लकड़ी की नक्काशी को छुआ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या तुमने ये लकड़ी की बनी हुई मिनियन की मूर्ति खुद बनाई है? लड़की ने लकड़ी की मूर्ति उसे लौटाते हुए अचानक पूछा। उनकी 12 लकड़ी की नक्काशी को बारीकी से पॉलिश नहीं किया गया था। आखिरकार वे केवल औजार ही तो थे। उन्हें बस एक भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करना था। इसलिए वे बहुत ही कच्चे दिखते थे और तैयार उत्पादों की तरह नहीं लगते थे। लड़की का ऐसा सवाल पूछना स्वाभाविक था। जगत मेहरा ने उस पर एक नज़र डाली और जल्दी से अपने दिमाग में उसकी बुनियादी जानकारी स्थापित कर ली। उसकी उम्र और पहनावे से लगता है कि वह कोई विश्वविद्यालय की छात्रा या हाल ही में स्नातक हुई फ्रीलांसर होगी। आखिर आज काम का दिन था। ट्रेन में चढ़ने के उसके तरीके से तो यही लगता है कि वह विश्वविद्यालय की छात्रा ही है। उसने अभी अभी नहाया था और हल्का फुल्का मेकअप किया था। उसके नाखून भी अच्छे से रंगे हुए थे, लेकिन उसके शरीर से तेल के रंगों की हल्की सी गंध आ रही थी। सफेद कपड़े के जूतों पर बनी पेंटिंग उसने खुद ही बनाई थी। इसलिए यह भी संभव है कि वह कला की छात्रा या कला से संबंधित किसी पेशे में हो। वह अभी अभी उसके बगल में बैठी थी और कुछ YouTube वीडियो देख रही थी। सभी वीडियो हस्तशिल्प और नृत्य के बारे में थे। साफ तौर पर उसे इन दोनों चीजों में काफी दिलचस्पी थी। इस समय वह सज-धज कर अकेली बाहर जा रही थी। यह भी संभव है कि वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने डेट पर जा रही हो। लकड़ी की नक्काशी उठाते समय और जगत मेहरा को जगाते समय उसके हाव भाव और लहजे से लगता है कि वह काफी सभ्य लड़की है। दरअसल जब लड़की ट्रेन में दाखिल हुई, तब तक जगत मेहरा को सहज रूप से अधिकांश जानकारी मिल चुकी थी। अब वह बस उसे संक्षेप में बता रहा था। बेशक वह अपने अनुमान के सही होने की गारंटी नहीं दे सकता था, लेकिन कम से कम यह उसके लिए आगे की बातचीत के आधार के रूप में पर्याप्त था। हाँ, मैंने इसे खुद बनाया है। मैं इसे किसी को जन्मदिन के तोहफे के रूप में देना चाहती थी, लेकिन मुझे लगातार लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैं इसे अपनी दोस्त के पास ले गई ताकि वह इसे बदल सके या फिर से बना सके। जगत मेहरा के चेहरे पर थोड़ी शर्म झलक रही थी और उसने धीमी आवाज में बात की। उसने अपने प्लास्टिक बैग में रखी मिनियन की दूसरी मूर्तियां भी उठाईं और लड़की को दिखाईं। लड़की ने उन्हें उत्सुकता से उठाया और उन्हें देखते हुए कहा, दरअसल तुमने इन्हें बहुत अच्छे से तराशा है। बस इन्हें ठीक से पॉलिश करने की जरूरत है। कम से कम मुझे तो इनमें कोई कमी नहीं दिखती। आप इन्हें किसी लड़की को देना चाहते हैं, है ना? मुझे लगता है कि उसे ये जरूर पसंद आएंगे। जब भी लड़की कोई लकड़ी की नक्काशी उठाती, जगत मेहरा तुरंत अपनी इंद्रियों का लक्ष्य बदल लेता। हालांकि चाहे वह कितना भी बदले, लड़की की भावनाओं को समझने की उसकी क्षमता में कोई खास बदलाव नहीं आया। उसे ऐसा कोई संकेत भी नहीं मिला जिससे लगे कि लकड़ी की नक्काशी लड़की की भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। स्पष्टतः एक बार भावनात्मक उत्तेजना दिए जाने के बाद लकड़ी की नक्काशी का एक ऐसे व्यक्ति पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो होश में था। क्या आपको मिनियन की नक्काशी भी पसंद है? जगत मेहरा अपनी रणनीति बदलने और लड़की की भावनाओं को खुशी की दिशा में मोड़ने की कोशिश करने के लिए तैयार था। वह देखना चाहता था कि जब लक्ष्य की भावनाएं उसी दिशा में हों तो लकड़ी की नक्काशी अधिक प्रभावी हो सकती है या नहीं। लकड़ी तराशने का शौक रखने वाला एक साधारण ओटाकू, जगत मेहरा, रास्ते भर उस लड़की से बातें करता रहा। उसने लड़की को कम से कम एक मिनियन की लकड़ी की मूर्ति अपने हाथ में रखने को कहा और जानबूझकर उसे तरह तरह के मजेदार और अजीब एनीमे किरदारों की याद दिलाई। अंततः लड़की के स्टेशन पहुंचने से पहले, जहां उसे उतरना था, जगत मेहरा ने उसमें थोड़ी सी खुशी महसूस की। हालांकि पूरी बातचीत के आधार पर
उसका मानना था कि ये भावनाएं मूलतः उसी के द्वारा निर्देशित थीं और लकड़ी की नक्काशी से इनका कोई लेना देना नहीं था। ये 12 लकड़ी की नक्काशी अभी भी गंभीर लोगों की भावनाओं को सीधे प्रभावित करने में बेकार थीं। लड़की के कार से उतरने के बाद जगत मेहरा एक अन्य यात्री के पास गया जो ऊँघ रहा था। उसने लकड़ी की नक्काशी का उपयोग करके उसके सपने को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन शायद वह गहरी नींद में नहीं था, इसलिए वह असफल रहा। जब तक वह जागा, तब तक उसे सपने का कोई आभास नहीं हुआ। आधे घंटे के इंतजार के बाद जगत मेहरा को आखिरकार एक ऊँघते हुए यात्री के सपने का आभास हुआ। उसने यात्री को एक ऐसे सपने में ले गया जहां वह अपना फोन पकड़े हुए था और जोर जोर से हंस रहा था। सपने में एक मिनियन उसके कंधे पर खड़ा था और उसके साथ हंस रहा था। जब वह जागा तो जगत मेहरा ने उसे लकड़ी की नक्काशी के संपर्क में आने का एक और अवसर प्रदान किया। जगत मेहरा इसे आजमाना चाहता था। क्या सपनों से प्रभावित लोगों के लिए असल जिंदगी में लकड़ी की नक्काशी से प्रभावित होना आसान होता है? हालांकि परीक्षण के बाद भी यह बेकार ही साबित हुआ। दोपहर के 3 बज चुके थे। जगत मेहरा 5 घंटे से अधिक समय से मेट्रो में घूम रहा था। वह थोड़ा थका हुआ था और सुस्ती की हालत में मेट्रो की सीट पर बैठ गया। यह थकान न तो शारीरिक थी और न ही मानसिक, बल्कि मानसिक थकान थी। उसने जो प्रयोग पहले से ही योजना बनाकर रखा था, वह उसकी लापरवाही के कारण व्यर्थ हो गया था और बाद के विभिन्न प्रयासों से भी कोई उपयोगी परिणाम नहीं निकला, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। हालांकि भले ही वह बेहोशी की हालत में था, फिर भी उसकी इंद्रियां अवचेतन रूप से हर तरह की जानकारी एकत्र कर रही थीं। ट्रेन के डिब्बे में बैठे यात्रियों के हाथों में मौजूद फोनों से आने वाली सभी आवाजें उसने साझा कर लीं। धमाकेदार बैकग्राउंड संगीत वाले कई छोटे वीडियो के अलावा उसने कुछ ऐसी खबरें भी सुनी जिनमें उसकी दिलचस्पी थी, जैसे कि शनक सिंह टेक्नोलॉजी कंपनी ने यूएवी विमानन संचालन परमिट प्राप्त कर लिया है और पायलट समुदाय में यूएवी संपत्ति प्रणाली को लागू करना शुरू कर देगी, जो सुरक्षा गश्ती, स्वास्थ्य पर्यवेक्षण, संपत्ति सुविधा निरीक्षण और प्रबंधन में भूमिका निभाएगी। खबरों के मुताबिक डिवाइन ट्रैवल टेक्नोलॉजी ने इस बार प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ड्रोन के कुल 7 मॉडल इस्तेमाल में लाए हैं। हर मॉडल आकार में अलग है, उसकी कार्यक्षमता अलग है और उसकी अपनी अपनी खासियत है। यह पारंपरिक ड्रोनों से बिल्कुल अलग है। लापता तीनों बैकपैकरों की तलाश तीसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है। खोज में और अधिक पेशेवर खोज एवं बचाव दल शामिल किए गए हैं, लेकिन कोई और प्रगति नहीं हुई है। तीनों बैकपैकर पिछले महीने की 15 तारीख को किनिंग पर्वत श्रृंखला के निर्जन क्षेत्र में दाखिल हुए। जगत मेहरा ने अपना फोन उठाया और अपनी रुचि की खबर खोजने ही वाला था कि अचानक पास ही में शोरगुल सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई संघर्ष छिड़ गया है। जैसे ही जगत मेहरा ने अपना ध्यान दूसरी तरफ मोड़ा, डिब्बे के अंदर की वो सारी जानकारी उसके दिमाग में कौंध गई जो उसने अवचेतन रूप से इकट्ठा की थी। उसे पता था कि 2 आदमी एक सीट को लेकर बहस कर रहे थे और अब वे एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि बहस लड़ाई में बदलती जा रही है। जब जगत मेहरा पहली बार ट्रेन में चढ़ी, तो डिब्बे में ज्यादा यात्री नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और एक एक स्टेशन पार होता गया, डिब्बे में लोगों की संख्या बढ़ती गई। कोई भी सीट खाली नहीं थी और खड़े लोगों की संख्या बैठे लोगों की संख्या से लगभग कम नहीं थी। झगड़ा कर रहे दोनों लोगों के आसपास मौजूद यात्री तुरंत उनसे दूरी बनाकर खड़े हो गए। उनमें से आधे लोगों ने अपने फोन निकाले और चुपके से तस्वीरें या वीडियो लेने लगे। अगर इन दोनों के बीच सचमुच लड़ाई होती, तो शायद यह कई लोगों के दोस्तों के सर्कल और इंस्टाग्राम पर चर्चा का विषय बन जाता। जगत मेहरा लगातार अपने फोन में देखता रहा। उसे इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और न ही उसका दखल देने का कोई इरादा था। इसके अलावा उसने जो संवेदी जानकारी एकत्र की थी, उसके अनुसार दोनों भाई शायद आपस में लड़ेंगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा वे रास्ते भर आपस में झगड़ते रहेंगे। दरअसल दोनों व्यक्तियों के बीच झगड़े का मूल कारण सीट को लेकर नहीं था। यह सिर्फ अपनी भड़ास निकालने का जरिया था। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद जगत मेहरा ने अचानक अपना सिर उठाया और झगड़ रहे दोनों आदमियों को देखा। उसके मन में एक विचार आया। आज जगत मेहरा 12 मिनियंस को लेकर मेट्रो में गया था। ऐसा नहीं था कि उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। कम से कम
जब वह ऊब गया तो उसने मिनियंस की एक लकड़ी की मूर्ति को हाथ में लेकर उसे गहराई से महसूस करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि जब वह उस मूर्ति को महसूस कर रहा था तो उसका मन शांत हो गया और वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां भावनात्मक उतार चढ़ाव लगभग न के बराबर थे। वह उस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हुई भावनाओं को हल्का हल्का महसूस कर सकता था जब वह उस मूर्ति में भावनाओं को समाहित कर रहा था। यह कुछ ऐसा ही था जैसे जगत मेहरा लकड़ी की नक्काशी को भंडारण उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा हो और भावनाएं उस पर मौजूद डेटा हों। हालांकि उसकी भावनात्मक अनुभूति बहुत कमजोर थी। वह केवल उस समय की भावनाओं का थोड़ा बहुत ही अनुभव कर पाता था। उसके लिए उन भावनाओं को सीधे तौर पर महसूस करना संभव नहीं था। भावनात्मक प्रभाव के मामले में यह उतना सशक्त नहीं हो सकता जितना कि कोई पुराना गाना जो उसकी भावनाओं को जगा सके या हिंसक लय वाला शुद्ध संगीत। हालांकि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इस तरह का भावनात्मक मार्गदर्शन गाने सुनने या वीडियो देखने की तुलना में अधिक सूक्ष्म था। इसके अलावा कुछ भावनाओं जैसे खुशी को सामान्य तरीके से नियंत्रित करना वास्तव में बहुत मुश्किल था। आखिरकार कई चुटकुले, वीडियो, बातचीत और इसी तरह की चीजें जो पहली बार देखने पर मजेदार लगती थीं, दूसरी या तीसरी बार देखने पर उनका असर काफी कम हो जाता था। हालांकि मिनियंस में संग्रहित खुशी बहुत कमजोर थी, लेकिन जगत मेहरा उस भावना को पूरी तरह से महसूस कर सकता था और उसका उपयोग उसे निर्देशित करने के लिए कर सकता था। उसने मिनियंस को हाथ में पकड़ रखा था और पास में झगड़ रहे दो आदमियों को देख रहा था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उन दोनों आदमियों की आवाजें और भी हास्यास्पद होती जा रही हैं। वे दोनों तब तक झगड़ते रहे जब तक उनके चेहरे लाल नहीं हो गए और वे बंदर के नितंबों जैसे दिखने लगे। उनकी हरकतें भी हास्यास्पद थीं। उसके मन में दोनों मिनियंस के बीच झगड़े का दृश्य भी उभर आया था। अनजाने में ही जगत मेहरा जोर से हंस पड़ा। 1 मिनट बाद पूरे डिब्बे में बैठे लोग झगड़ते हुए उन दोनों को देखकर हंसने लगे। यहां तक कि एक बच्चा जो अभी अभी किंडरगार्टन में दाखिल हुआ था, उसने भी उन दोनों आदमियों की ओर इशारा करते हुए हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। झगड़ रहे दोनों आदमी धीरे धीरे रुक गए और आसपास बैठे यात्रियों को हैरानी से देखने लगे। पहले तो उनके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी, फिर थोड़ी उलझन। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाते हुए अजीब सी हंसी हंसने लगे। वे डिब्बे में अलग अलग दिशाओं में चले गए और एक दूसरे से दूर हो गए। उन्होंने झगड़ना बंद कर दिया। कुछ मिनट बाद जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो अपनी भावनाओं से उबर चुके जगत मेहरा ट्रेन से उतर गए। अब वे आखिरकार मानसिक रूप से थके हुए नहीं थे। वास्तव में उन्हें थोड़ी ताजगी महसूस हो रही थी। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने झगड़े को रोकने के लिए भावनात्मक एकीकरण की स्थिति में प्रवेश करने की पहल की, बल्कि इसलिए हुआ कि ट्रेन में 7 से 8 घंटे बिताने के बाद अंततः उनका प्रयोग सफल रहा और उन्हें प्रभावी परिणाम और आंकड़े प्राप्त हुए। इसके अलावा उसने भावनात्मक आत्मसात करने की क्षमता के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त कर ली थी और इसमें प्रवेश करने और इसे सक्रिय करने का एक अधिक सुविधाजनक तरीका भी हासिल कर लिया था। पिछली बार ट्रेन में सीट धारकों पर अनजाने में शुरू हुई भावनात्मक आत्मसातकरण प्रक्रिया के साथ जगत मेहरा मूल रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता था। भावनात्मक आत्मसात की प्रक्रिया में जो लोग उसकी भावनाओं का निशाना बने थे, पिछली बार सीट धारक और इस बार झगड़ने वाले दो यात्री, वे तुरंत प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि दोनों यात्रियों की बात की प्रतिक्रियाओं से वह इस संभावना से इनकार नहीं कर सका कि वे बाद में प्रभावित हुए और उन्हें एक दूसरे के साथ काफी हास्यास्पद व्यवहार देखने को मिला। इस निष्कर्ष के अनुसार कुछ परिस्थितियों में मानसिक धमकी और भावनात्मक आत्मसातकरण का एक साथ उपयोग किया जा सकता है। यदि मानसिक धमकी और भावनात्मक आत्मसातकरण का एक साथ उपयोग किया जा सके तो क्या होगा? जगत मेहरा के मन में जो परिदृश्य आया वह यह था कि एक गुंडा सरदार गुंडों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए उसे पीटने आता है। फिर वह गुंडे सरदार पर मानसिक दबाव का प्रयोग करेगा, जिससे वह दबी हुई और कठोर अवस्था में आ जाएगा। अन्य गुंडे भावनात्मक आत्मसात से प्रभावित होकर गुंडे सरदार को पीट देंगे। हालांकि अब सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी थी और वह उपद्रवी भी नहीं था। ऐसी स्थिति का सामना करना लगभग असंभव था। शीत युद्ध के युग में भी युद्ध के लिए परिस्थितियां उपयुक्त थीं। हालांकि
जगत मेहरा ने इस बारे में ध्यानपूर्वक सोचा और महसूस किया कि उसका निर्णय गलत हो सकता है। शुरुआत में उन्होंने महसूस किया कि मानसिक धमकी और भावनात्मक आत्मसातकरण के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतरों में से एक यह था कि पहली तकनीक लक्ष्य पर केंद्रित होती है, जबकि दूसरी तकनीक व्यक्ति की अपनी भावनाओं पर केंद्रित होती है। इसलिए उन्हें लगा कि इन दोनों क्षमताओं का एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता। जब उसने ट्रेन में बैठे यात्रियों और सबवे में झगड़ रहे यात्रियों को निशाना बनाकर भावनात्मक आत्मसात की प्रक्रिया की, तो उसे लगा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में इन दोनों क्षमताओं का एक साथ उपयोग किया जा सकता है। हालांकि दोबारा सोचने पर भले ही उसके भावनात्मक आत्मसातकरण का लक्ष्य ट्रेन में बैठा यात्री था, लेकिन उसने अपनी इंद्रियों से उस यात्री को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं किया। उस यात्री को जगत मेहरा का गुस्सा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। अभी अभी मेट्रो के डिब्बे में वह दूर से झगड़ रहे दो यात्रियों को देख रहा था और उनके झगड़े को एक कॉमेडी समझ रहा था। हालांकि वे दोनों उसकी भावनाओं का निशाना थे, पर उन्हें इसका एहसास नहीं था। इसलिए मानसिक धमकी और मानसिक धमकी में अभी भी मूलभूत अंतर है। एक बार जब सीट पर बैठा व्यक्ति और बहस कर रहे दोनों यात्री जगत मेहरा की भावनाओं से सीधे प्रभावित और भयभीत हो जाते, तो यह बहुत संभव था कि भावनात्मक आत्मसातकरण न हो। इसके बजाय मानसिक धमकी होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों क्षमताएं वास्तव में क्षेत्र प्रभाव वाली थीं। मानसिक धमकी से लक्ष्य अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता था और उसी प्रजाति के प्राणियों को थोड़ा प्रभावित कर सकता था, जिससे वे भी लक्ष्य के समान महसूस कर सके। भावनात्मक आत्मसातकरण से आसपास के मनुष्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता था, जिससे वे भी जगत मेहरा के समान महसूस कर सके। इसलिए मौलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके आसपास के लोगों को प्राप्त होने वाले डेटा प्रकार वास्तव में एक दूसरे से भिन्न थे। देखने से तो ऐसा लगता है कि इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। जगत मेहरा का वर्तमान अन्वेषण, शोध, प्रशिक्षण और अपनी क्षमताओं का मार्गदर्शन मस्तिष्क, चेतना, आत्मा, भावनाओं और चिंतन से संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित था। इसका कारण यह था कि उनका मानना था कि यही वह दिशा है जो उन्हें वास्तव में उत्परिवर्तन को नियंत्रित करने और अपने उत्परिवर्तन के कारण का पता लगाने में सक्षम बना सकती है। जब तक वह घर पहुंचा, शाम के लगभग 7 बज चुके थे। घर आते समय जगत मेहरा को लिटिल एप्पल का व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज मिला। उसने बताया कि उसने कल रात मिनियंस के बीच बातचीत का सपना देखा था। इसका कारण यह था कि उसे बहुत लंबे समय से कोई सपना नहीं आया था। पहले कभी कभार सपने आते भी थे, तो वे बस कुछ साधारण आवाजें या शरीर के गिरने का एहसास होते थे। जागने पर वह सब कुछ भूल जाती थी। यह पहली बार था जब उसने अपने सपने में पिछली रात की तरह क्रॉसटॉक परफॉर्मेंस सुनी थी। वह बहुत खुश था कि जागने पर भी उसे अपने सपने की कुछ बातें याद थीं। जगत मेहरा लिटिल एप्पल की आवाज से समझ गया कि वह वाकई बहुत खुश और उत्साहित थी। ऐसा लग रहा था कि कल रात के सपने का उसके भावों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। अगर ऐसा होता तो वह मिनियंस का इस्तेमाल करके समय समय पर लिटिल एप्पल की भावनाओं को प्रभावित कर सकता था और उसे सपने दिखा सकता था। फिर जब वह सपने देख रही होती तो वह उसके सपनों का उपयोग करके उन संज्ञानात्मक विधियों का अनुभव और सीख सकता था जो आम लोगों से बिल्कुल अलग थीं। आज सुबह जागने के बाद जगत मेहरा ने महसूस किया कि जब वह लकड़ी के मिनियंस को देखता था या अपनी यादों में ट्विंकल गोल्ड की आवाज ढूंढता था, तो वह सपने में लिटिल एप्पल के विशेष दृष्टिकोण का उपयोग करके उसे महसूस कर पाता था। हालांकि जब वह अन्य पक्षियों की आवाज सुनता था या अन्य वस्तुओं को देखता था, तो उसे यह अनुभूति स्पष्ट रूप से महसूस करना बहुत मुश्किल लगता था। ऐसा लगता था मानो उसे कुछ क्रियाएं करना आता हो, लेकिन वह उन्हें कर नहीं पा रहा हो। जगत मेहरा का मानना था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि लिटिल एप्पल ने लकड़ी की बनी उस छोटी सी मूर्ति को बारीकी से छुआ और महसूस किया था, और साथ ही गोल्डन ट्विंकल की आवाज भी सुनी थी। संक्षेप में, वह समझने के इस विशेष परिप्रेक्ष्य को स्थापित करने के लिए लिटिल एप्पल के विचारों पर ही निर्भर था। इसलिए जब वह उन चीजों के संपर्क में आया जिन्हें लिटिल एप्पल नहीं समझ पाता था, तो वह अपनी समझ स्थापित करने के लिए लिटिल एप्पल के संज्ञानात्मक मॉडल का उपयोग नहीं कर सका। घर लौटने के बाद उसने अपना टेलीग्राम चेक किया और फोरम पर अपने पुराने दोस्त का एक संदेश देखा। सुबह रवाना होने से पहले जगत मेहरा ने टेलीग्राम पर उसे संदेश भेजा था,
जिसमें उसने कहा था कि उसने उसका संदेश पहले नहीं देखा था। उसने यह भी स्पष्ट किया कि उसका नवीनगर जाकर उससे मिलने का कोई इरादा नहीं है और वह किसी टीम का नेतृत्व करने या किसी परियोजना में भाग लेने के लिए नवीनगर नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा वह केवल आउटसोर्स किए गए काम को ही स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसे स्वीकार करने से पहले दूसरे पक्ष की जरूरतों को समझना होगा। इसे वास्तव में एक चतुराईपूर्ण अस्वीकृति माना गया। जगत मेहरा का मानना था कि उसका पुराना दोस्त अनुभवी था और समझ जाएगा। दरअसल संदेश भेजने के कुछ ही समय बाद मेट्रो में चढ़ते ही उन्हें अपने पुराने दोस्त का जवाब मिल गया। उन्होंने कहा कि वे दूसरी तरफ से संपर्क करेंगे और भविष्य में यदि कोई और आउटसोर्सिंग का काम हुआ तो वे फिर से सहयोग करेंगे। हालांकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ठीक इसी समय उनके पुराने दोस्त ने टेलीग्राम पर बताया कि तकनीकी निदेशक, जिनसे वे हमेशा जगत मेहरा से मिलना चाहते थे, अब एक व्यावसायिक यात्रा पर उसी शहर में हैं जहां जगत मेहरा रहते हैं। उन्होंने उनसे मुलाकात कर बातचीत करने का अनुरोध किया। जगत मेहरा थोड़ा हैरान था। यह आदमी खास तौर पर उसके लिए इस शहर में तो नहीं आया होगा, है ना? हालांकि वह और फोरम का वह पुराना दोस्त बातचीत करने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते थे और एक दूसरे को कॉल करने के लिए फोरम की आईडी का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन आखिरी सहयोग के बाद उन दोनों को वास्तव में एक दूसरे की असली पहचान पता चल गई, जिसमें उनके असली नाम और वह कंपनी भी शामिल थी जिसके लिए वे पहले काम करते थे। आखिरकार उनका सहयोग कानूनी था और यह कोई संदिग्ध धंधा नहीं था। इसलिए निवेशक पक्ष के व्यक्ति के लिए यह जानना बहुत सामान्य बात थी कि वह किस शहर में है। यह कोई विशेष यात्रा नहीं होनी चाहिए। आखिरकार उन्होंने पहले से एक दूसरे से संपर्क नहीं किया था। मुझे उससे पहले पता चला था कि वह बॉस के साथ किसी व्यावसायिक यात्रा पर था। बॉस ने अचानक कोई और प्रोजेक्ट शुरू करने का मन बना लिया, इसलिए वह तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आया था। वैसे मौजूदा बॉस वो नहीं हैं जो पहले हमारे लिए काम करते थे। वो अचानक कहीं से आए और निवेशक का पद संभाल लिया। पुराने दोस्त की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे काफी पछतावा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले निवेशक के साथ उसका अच्छा सहयोग था। जगत मेहरा ने कुछ देर सोचा। चूंकि दूसरा पक्ष शहर में आ ही गया था, इसलिए मिलना बुरा विचार नहीं था। हालांकि सहयोग के सफल न होने की संभावना काफी अधिक थी, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष पहले से ही यहाँ था, इसलिए पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा वह इस बात को लेकर भी थोड़ा उत्सुक था कि दूसरा पक्ष उस पर इतना भरोसा क्यों करता है और उसे भर्ती करने के लिए लगातार सुलह का प्रस्ताव क्यों देता रहता है। उन्हें नहीं लगता था कि पिछली बार उन्होंने जो आउटसोर्स काम किया था, उसमें मौजूद कोड की वजह से तकनीकी निदेशक प्रभावित हुए थे, जब तक कि उनके कोड में भावनात्मक आत्मसात करने की क्षमता न हो, लेकिन यह स्पष्ट रूप से असंभव था। इसलिए जगत मेहरा अपने पुराने दोस्त से सहमत हो गया कि वह निर्देशक को अपना व्हाट्सएप नंबर दे और दूसरे पक्ष को उससे संपर्क करने दे। कुछ मिनट बाद जगत मेहरा को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। रिक्वेस्ट स्वीकार करने के तुरंत बाद दूसरी तरफ से एक मैसेज आया। क्या यह भाई जगत मेहरा हैं? मैं हूं। नमस्कार श्रीमान लिन, जगत मेहरा ने जवाब दिया। दूसरे पक्ष ने फोरम पर जगत मेहरा का यूजरनेम इस्तेमाल किया। शायद इसलिए क्योंकि जब पुराने दोस्त ने दूसरे पक्ष से जगत मेहरा के बारे में बात की, तो उसने अक्सर उसी के यूजरनेम का इस्तेमाल किया। बेशक जगत मेहरा का यूजरनेम अब स्वर्ग और पृथ्वी का सम्राट नहीं था, जो एक चुनिबियो नाम था। काम शुरू करने के बाद उन्होंने कई तकनीकी मंचों पर रिवर्स यूनिवर्स नाम का यूजरनेम इस्तेमाल किया। संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्होंने अपना परिचय दिया और कुछ शिष्टाचार की बातें की। तभी निदेशक लिन ने सीधे कहा, श्रीमान जगत, क्या आपने खाना खा लिया है? क्या आप बाहर आकर और खाना चाहते हैं? नहीं, मैंने अभी खाना खाया है। अगर आप भी खाना खा रहे हैं तो हम बाद में बात कर सकते हैं। निर्देशक लिन ने जगत मेहरा से रात 8:30 बजे मिलने का समय निर्धारित किया। मुलाकात का स्थान एक 5 सितारा होटल के नीचे स्थित एक कॉफी शॉप था। जगत मेहरा ने समय देखा, रास्ते में लगने वाले संभावित समय का हिसाब लगाया और सीधे बाहर निकल गया। मेट्रो में सफर करते हुए जगत मेहरा ने अपने परिचय के आधार पर डायरेक्टर लिन की कंपनी की खोजबीन की।
उन्होंने डायरेक्टर लिन के पीछे छिपे संभावित निवेशकों और मालिकों की पहचान के साथ साथ भविष्य में उनके संभावित विकास की दिशा का भी पता लगाया। हालांकि उन्हें लगता था कि सहयोग की संभावना अधिक नहीं है, फिर भी वे आदत के तौर पर इस तरह की बुनियादी जांच पहले से ही कर लेते थे। जगत मेहरा रात 8:13 होटल के कॉफी शॉप में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने डायरेक्टर लिन का नाम लिया, वेटर ने उन्हें बताया कि श्री लिन और अन्य लोग पहले से ही निजी कमरे में इंतजार कर रहे हैं। अब जब भी जगत मेहरा किसी क्षेत्र में प्रवेश करता, उसकी पहली प्रतिक्रिया इंफ्रारेड विजन मोड चालू करके उस क्षेत्र को तेजी से स्कैन करना होती थी। इस तरह वह अपने जैसे उत्परिवर्ती जीवों को तुरंत ढूंढ लेता था। साथ ही वह अपनी सुनने और सूंघने की क्षमता का उपयोग करके हर तरह की जानकारी इकट्ठा करता था। वेटर के साथ निजी कमरे की ओर जाते समय जगत मेहरा ने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि निजी कमरे में एक पुरुष और 2 महिलाएं हैं, कुल मिलाकर 3 लोग। जब वह निजी कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो जगत मेहरा को गंध के माध्यम से ऐसा लगा जैसे उसने कमरे में मौजूद महिलाओं में से एक को देखा हो। जब वेटर ने निजी कमरे का दरवाजा खटखटाया तो जगत मेहरा के दिमाग ने उस गंध को उसकी यादों में बसी हुई व्यक्ति से जोड़ दिया। यह उन 2 लड़कियों में से एक थी जिनसे वह और जतिन 9 सितंबर की रात को बार में बातचीत करने गए थे। उस समय वहां 2 लड़कियां थीं। उनमें से एक चश्मा पहनने वाली याशिका थी, जो बार के पास स्थित विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। जब जगत मेहरा और प्रदीप भाटी बार गए तो उनकी मुलाकात उससे और उसके भाई से दोबारा हुई। दूसरी थी चंचल मौलसी, जो यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाई करके लौटी थी। उस समय निजी कमरे में मौजूद महिला चंचल मौलसी थी। कृपया अंदर आइए, दरवाजे पर दस्तक देते वेटर के जवाब में एक पुरुष की आवाज आई। जाहिर है यह डायरेक्टर लिन थे। निजी कमरे का दरवाजा खुलते ही अंदर एक शर्ट और सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने 40 वर्षीय व्यक्ति और गहरे रंग के सूट पहने 2 महिलाएं बैठी थीं। उनमें से एक 30 वर्षीय लग रही थी और उसका चेहरा कुछ रूढ़िवादी सा था। वह स्पष्ट रूप से सहायक या सचिव थी। दूसरी युवा छोटे बालों वाली और स्वस्थ त्वचा वाली महिला थी। यह चंचल मौलसी थी, जिससे जगत मेहरा और जतिन 9 सितंबर की रात एक बार में मिले थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को कोई संपर्क जानकारी नहीं दी थी। उस समय चंचल मौलसी ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे। वह एक ऐसी लड़की लग रही थी जो नियमित रूप से व्यायाम करती हो। अब उसने पेशेवर सूट पहना हुआ था और कानों में बालियां भी थीं। अब उसमें एक सशक्त महिला का व्यक्तित्व झलक रहा था। जगत मेहरा को वेटर के साथ निजी कमरे में जाते देख निदेशक लिन के परिचय की प्रतीक्षा कर रही चंचल मौलसी दंग रह गई। फिर उसने अनजाने में कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? यह स्वाभाविक था कि जगत मेहरा भी हैरानी भरे भाव के साथ जवाब दे और फिर कहे, तुम यहाँ क्यों हो? लेकिन इस बार वह बिना किसी इच्छा के यहाँ आया था, इसलिए उसे कुछ करने में थोड़ी सुस्ती आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं ही हूं। चंचल मौलसी ने एक बार फिर निदेशक लिन की ओर देखा, क्या वह वही तकनीकी विशेषज्ञ हैं जिनका आपने जिक्र किया था? निर्देशक लिन भी आश्चर्यचकित और असमंजस में थे। मिस मौलसी, आप मेहरा को जानती हैं? ओह, श्री जगत को? चंचल मौलसी ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, मानो उन्हें समझ न आ रहा हो कि क्या जवाब दें। यह सब देख रहे जगत मेहरा ने स्वाभाविक रूप से कहा, मैं सुश्री झांग की एक दोस्त को जानता हूं जो शहर में स्नातक की छात्रा है। जब सुश्री झांग चीन लौटी थीं, तब हमारी एक बार मुलाकात हुई थी। ओह, क्या सच में? तो ये तो वाकई किस्मत है। हाँ हाँ, डायरेक्टर लिन ने अचानक कहा। उन्होंने जगत मेहरा द्वारा उल्लिखित शहर में मिस मौलसी की स्नातक छात्रा की दोस्त के बारे में भी सुना था, क्योंकि चंचल मौलसी भी इसी दोस्त को ढूंढने आई थी। चंचल मौलसी की पहचान और पुराने जमाने की महिला सहायक का संक्षिप्त परिचय देने के बाद निर्देशक लिन ने जगत मेहरा के सबसे बड़े संदेह को दूर कर दिया। श्री जगत, दरअसल मैंने अपने एक सहपाठी को पहले भी कई बार आपका नाम लेते हुए सुना है, निर्देशक लिन ने कहा और फिर नाम लिया। यह नाम जगत मेहरा के पूर्व बॉस का था, जिनके साथ उन्होंने 7 साल तक काम किया था। क्योंकि चंचल मौलसी अभी भी उनके बगल में ही था, इसलिए डायरेक्टर लिन ने जगत मेहरा के पूर्व बॉस के बारे में ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा कि उनके सहपाठी ने जगत मेहरा के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई थीं। दरअसल
जगत मेहरा को यह बात जानने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं थी। पिछले 7 वर्षों में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने कंपनी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वे लगभग पूरी तरह से अपने काम के प्रति समर्पित थे। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह निस्वार्थ और जनहितैषी थे, बल्कि उन्होंने अपने बॉस को कंपनी को सूचीबद्ध कराने में मदद करने की पूरी कोशिश की और फिर अपने हाथों में मौजूद शेयरों के सहारे एक ही झटके में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का प्रयास किया। ठीक इसी वजह से जब कंपनी मुसीबत में पड़ने लगी और स्पष्ट रूप से गलत दिशा में जा रही थी, तो हालांकि जगत मेहरा ने कुछ देखा, फिर भी उसने अपने दिल में खुद को आश्वस्त किया कि अभी भी एक मौका है और वह अभी भी लड़ सकता है और संघर्ष कर सकता है। जब तक उनके बॉस ने खुद यह घोषणा नहीं कर दी कि कंपनी का पतन निश्चित है, तब तक उनका सपना चकनाचूर नहीं हुआ था। बॉस के दृष्टिकोण से जगत मेहरा पिछले 7 वर्षों में निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट कर्मचारी का आदर्श उदाहरण था। भले ही अंत में कंपनी का पतन निश्चित था, फिर भी उसने बाकी कर्मचारियों की तरह अपने बॉस से शेष वेतन और मुआवजे के लिए जिद नहीं की। जाहिर है, इसका एक कारण यह भी था कि वह जानता था कि उसे ये सब मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बाद निदेशक लिन ने जगत मेहरा को उस परियोजना के बारे में बताया जिसे वे करना चाहते थे, उनकी जरूरतें और अनुमानित बजट और अनुसंधान और विकास के समय जैसे विशिष्ट मुद्दों के बारे में भी बताया। असल में निर्देशक लिन ही उनसे बात कर रहे थे। चंचल मौलसी और महिला सहायक शायद ही कभी बीच में टोकते थे। कभी कभी निर्देशक लिन खुद पहल करके रुक जाते और चंचल मौलसी से कुछ मामलों पर निर्देश मांग लेते। अगर यह पूर्व जगत मेहरा होता, तो उसका ध्यान निश्चित रूप से निदेशक लिन द्वारा उल्लिखित परियोजना पर होता। वह तकनीक के कार्यान्वयन और संबंधित मुद्दों के बारे में सोच रहा होता। लेकिन अब, भले ही वह जानबूझकर अवलोकन न कर रहा हो, उसका दिमाग लगातार उसके आसपास की हर तरह की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। इसलिए उसने निर्देशक लिन, चंचल मौलसी और महिला सहायक के हाव भाव, निर्देशक लिन के भाषण के कुछ शब्द और विवरण और अपने पुराने दोस्त द्वारा टेलीग्राम पर पहले कही गई बातों को मिलाकर एक मोटा-मोटा निष्कर्ष निकाला। जिस कंपनी में डायरेक्टर लिन काम करते थे, वह असल में ऑफलाइन थी। यह कई तटीय प्रांतों में स्थित एक डायरेक्ट सेल स्टोर थी। उनके पूर्व बॉस, जो निवेशक थे और जिन्होंने जगत मेहरा के लिए काम आउटसोर्स किया था, और फोरम से उनके पुराने दोस्त, कंपनी के व्यवसाय को इंटरनेट और मोबाइल फोन के क्षेत्र में विकसित करना चाहते थे। कुछ शुरुआती प्रयासों के बाद, संभवतः निदेशक लिन के सुझाव पर ही निवेशक ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों में बड़े पैमाने पर विस्तार करने के लिए तैयार हो गया था। उसने ऑनलाइन व्यवसाय को मजबूती से विकसित करने के लिए अपना खुद का अनुसंधान एवं विकास विभाग स्थापित करने की योजना भी बनाई थी। हालांकि इस समय किसी कारणवश उस निवेशक को बदल दिया गया। उनकी जगह लेने वाली नई बॉस चंचल मौलसी थीं, जो विदेश से लौटी एक खूबसूरत युवती थी। जगत मेहरा ने यहां आने के दौरान जो पृष्ठभूमि जांच की थी, उसे मिलाकर उसे पता चल गया था कि कंपनी एक बड़े पारिवारिक व्यवसाय द्वारा समर्थित है। चंचल मौलसी को कंपनी में जगह इसलिए मिली क्योंकि उसने न केवल अपनी क्षमता पर, बल्कि अपने पारिवारिक संबंध पर भी भरोसा किया। सामान्य तौर पर नए बॉस को पिछले बॉस की योजना में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। जाहिर है, डायरेक्टर लिन को थोड़ी चिंता थी कि चंचल मौलसी उनकी बड़ी योजना को सीधे तौर पर अस्वीकार कर देंगी, इसलिए उनके शब्दों से यह पता चलता है कि वह चंचल मौलसी को खुश करने की कोशिश कर रही थी। जब उसने जगत मेहरा को परियोजना और उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में बताया, तो असल में वह चंचल मौलसी को परियोजना के लाभ और संभावनाओं के बारे में बता रही थी। वह चाहती थी कि नया बॉस परियोजना को अपना समर्थन जारी रखे। जगत मेहरा के अवलोकन के अनुसार, चंचल मौलसी का इस परियोजना के प्रति उदासीन रवैया प्रतीत होता था। वह न तो इसका विरोध करती थी और न ही इसका समर्थन करती थी। निर्देशक लिन द्वारा परियोजना का परिचय देने के शुरू से ही उनका ध्यान जगत मेहरा पर केंद्रित था। बेशक, जगत मेहरा को नहीं लगा था कि यह खूबसूरत लड़की उसमें दिलचस्पी रखती है। वह शायद समझ गया होगा कि चंचल मौलसी उसकी पहचान को लेकर उत्सुक थी। बार में हुई 4 पेपर की जादूगरी के बारे में सोचते हुए, याशिका ने शायद उसे बार में हुई पिछली मुलाकात के बारे में बताया होगा, इसलिए वह उसके बारे में और भी उत्सुक होगी। तो कुल मिलाकर स्थिति कुछ इस तरह है। तो यही सामान्य स्थिति है। श्री जगत,
न केवल मेरे पुराने सहपाठी अक्सर आपका जिक्र करते हैं, बल्कि हमने पहले साथ काम भी किया है। मैं कई तकनीकी मंचों पर भी नियमित रूप से जाती हूं और रिवर्स यूनिवर्स पर कई लेख पढ़ चुकी हूं। इसलिए मुझे आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि आप पेंग शहर आकर इस विकास टीम को स्थापित करने में मेरी मदद करेंगे। वेतन की बात करें तो आप निश्चिंत रहें। हमारी कंपनी की इस क्षेत्र में हमेशा से अच्छी प्रतिष्ठा रही है। निदेशक लिन का मुंह बोलते बोलते थोड़ा सूख गया था। उन्होंने पानी का एक घूंट लिया और जगत मेहरा के जवाब का इंतजार करने लगी। दरअसल, जब जगत मेहरा ने डायरेक्टर लिन से इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना, तो उन्होंने पहले से ही अपने मन में एक योजना बनानी शुरू कर दी थी। उन्होंने वास्तव में इस प्रोजेक्ट का उपयोग अपने कुछ विचारों को आजमाने और फिर अपना खुद का एआई असिस्टेंट विकसित करने का विचार खोजने के बारे में सोचा था। हालांकि नवीनगर में काम करना अस्वीकार्य था, इसलिए उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे वास्तव में खेद है। मैं फिलहाल इस शहर को छोड़ना नहीं चाहता। मुझे खेद है कि मैं नवीनगर में काम करने नहीं जा सकता। यदि आप आउटसोर्सिंग स्वीकार कर सकते हैं, तो मैं संपूर्ण सिस्टम आर्किटेक्चर और कुछ मुख्य कार्यों को डिजाइन करने में आपकी मदद कर सकता हूं। बाकी काम पूरा करने के लिए आप एक टीम ढूंढ सकते हैं। उन्हें नहीं लगता था कि दूसरा पक्ष बिल्कुल भी सहमत होगा। अगर यह अपेक्षाकृत छोटा और कम जटिल प्रोजेक्ट होता, तो बात आसान होती। लेकिन इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में बाद में रखरखाव, विस्तार और सुरक्षा जैसी समस्याएं थीं। अगर जगत मेहरा सीधे तौर पर टीम का नेतृत्व नहीं कर सकते थे, तो बेहतर होता कि वे किसी बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी को यह काम सौंप देते। भविष्य में कोई समस्या आने पर वे सीधे उनसे संपर्क करके उसे ठीक करवा सकते थे या किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकते थे जो टीम बनाने में सक्षम हो। जब तक उनके पास पैसा था, इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए कुशल व्यक्ति ढूंढना मुश्किल नहीं था। कम से कम ऊपरी तौर पर तो जगत मेहरा से कहीं बेहतर लोग मौजूद थे। डायरेक्टर लिन को वाकई ऐसा ही लगा, इसलिए उन्होंने थोड़ी निराशा के साथ सिर हिलाया। उन्होंने टेबल पर रखा टैबलेट समेटते हुए कहा, अगर श्री जगत अपना मन बदल लें, तो आशा है आप मुझसे संपर्क करेंगे। मेरा फोन नंबर यह है। इस समय चंचल मौलसी ने अचानक कहा, चलिए, आपके द्वारा बताई गई योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं। जगत मेहरा और डायरेक्टर लिन एक साथ स्तब्ध रह गए। फिर जगत मेहरा ने डायरेक्टर लिन की ओर देखा और उन्हें समझाने का इशारा किया। चंचल मौलसी को शायद परियोजना विकास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और उन्हें इसमें आने वाली संभावित समस्याओं का स्पष्ट अंदाजा भी नहीं था। निर्देशक लिन कुछ कहने ही वाले थे कि चंचल मौलसी ने सीधे कहा, निर्देशक लिन, सहायक चेन, आप लोग पहले जाकर आराम कर लीजिए। मैं श्री जगत से अकेले बात करूंगा। क्या चल रहा है? निर्देशक लिन ने आश्चर्य से जगत मेहरा की ओर देखा। जगत मेहरा भी असमंजस में दिख रहा था। हालांकि वह अवचेतन रूप से चंचल मौलसी से संवेदी जानकारी एकत्र कर रहा था, लेकिन उसे चंचल मौलसी से इस तरह का निर्णय लेने की उम्मीद नहीं थी। क्या वह बॉस नहीं थी? जब वह अपने अधीनस्थों के साथ व्यापार के बारे में बात करती है, तो क्या उसे इसे पेशेवरों पर नहीं छोड़ देना चाहिए और पेशेवर रवैया अपनाते हुए इस बारे में बात करनी चाहिए? उन दोनों को किस बारे में बात करनी थी? उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की समझ नहीं थी। चंचल मौलसी के ऐसा कहने के बाद जगत मेहरा तुरंत आत्मचिंतन करने लगा। क्या उसने गलती से भावनात्मक आत्मसातकरण शब्द का प्रयोग कर दिया? नहीं। क्या उसने अनजाने में किसी ऐसी क्षमता का उपयोग किया जिससे उसके दिमाग और भावनाओं पर असर पड़ा? उसने ऐसा नहीं किया। जब से उसने गलती से रामपुर गांव में भावनात्मक आत्मसातकरण का प्रयोग करके गांव के उपनिदेशक कारणदेव को बुरी तरह प्रभावित किया था, तब से जगत मेहरा इस तरह की स्थिति को लेकर बहुत सतर्क हो गया था। वह बहुत सावधान रहता था और अनियंत्रित परिणामों से बचने के लिए अपनी भावनाओं को बेकाबू नहीं होने देता था। निर्देशक लिन और सहायक चेन के जाने के बाद चंचल मौलसी ने तुरंत पूछा, क्या आप पिछली बार अपने साथ एचआर पेपर लाए थे? जगत मेहरा को अजीब लगा, क्या हमें अभी परियोजना के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? आपको बस यह बताना है कि आपने पिछली बार एचआर पेपर कैसे बनाया था और मैं कल निदेशक लिन को यहीं रुकने और आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दूंगी, चंचल मौलसी ने उसे घूरते हुए कहा। नहीं,
आपको मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने देने में कोई चिंता नहीं है और मैं नवी नगर में काम करने नहीं जा रहा हूं। जगत मेहरा ने याद दिलाते हुए कहा, इस तरह के पेशेवर मामलों में मुझे लगता है कि आपको पेशेवरों को ही निर्णय लेने देना चाहिए। चंचल मौलसी हंसते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा समस्याओं से डरते हो? आपका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। यह घर बनाने जैसा है। आप डिजाइन तैयार करते हैं, फिर नींव रखते हैं और हम इमारत बनाने के लिए इंजीनियरिंग टीम ढूंढ लेते हैं। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और धीरे से मेज पर थपथपाते हुए कहा, मैं निर्देशक लिन की सोच जानती हूं। चूंकि वह आपको पसंद करते हैं, इसलिए आपकी क्षमता ठीक होनी चाहिए। आपके आने से पहले उन्होंने मुझे आपकी स्थिति के बारे में भी बताया था। मैं उनके सहपाठी की कंपनी में आपके 7 साल के प्रदर्शन के बारे में जानता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आपके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन डायरेक्टर लिन मेरी शर्तें मानने को तैयार नहीं हैं, जगत मेहरा ने कहा। वह सहमत नहीं होगा, लेकिन मैं सहमत हो जाऊंगी। चंचल मौलसी थोड़ी देर रुका और मुस्कुराया, अगर मैं सही समझ रहा हूं, तो इस विधि का उपयोग करने की लागत अन्य विधियों की तुलना में कम होनी चाहिए। जगत मेहरा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह जरूरी नहीं कि सच हो। यह विकास के समय और विशिष्ट सहयोगी टीम पर निर्भर करता है। साथ ही भविष्य में रखरखाव भी होगा। कोई बात नहीं, समय आने पर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम भाग जाओगे। लेकिन मैं नवी नगर में नहीं हूं। अब तो सर्जरी भी दूर से की जा सकती है। आप जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की तो बात ही छोड़िए, चंचल मौलसी ने बेपरवाही से कहा। जगत मेहरा को थोड़ी समझ आ गई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए उसकी सिर्फ 2 ही इच्छाएं थीं। एक तो पैसे बचाना और दूसरा काम जल्दी पूरा करना। अंतिम परिणाम की उसे कोई परवाह नहीं थी। जगत मेहरा को पता नहीं था और वह जानना भी नहीं चाहता था। वैसे भी इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अगर ऐसा है तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। जब दूसरे लोग उसे कोशिश करने देने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार थे, तो उसमें क्या खराबी थी? किसी भी हालत में समय आने पर उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। उसे पहले सभी शर्तों और अपने कार्यशैली से सहमत होना होगा। यदि वह सहमत नहीं होता, तो वह अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। चंचल मौलसी मूल विषय पर लौटते हुए बोली, लेकिन आपको मुझे यह बताना होगा कि पिछली बार में आपने HR पेपर पर वह जादू कैसे किया था। नहीं, जगत मेहरा ने बिना किसी झिझक के कहा। चंचल मौलसी के विभिन्न शारीरिक प्रतिक्रियाओं के आंकड़ों के संकलन के माध्यम से जगत मेहरा ने पाया कि जब उसने HR पेपर का जिक्र किया, तो वह स्पष्ट रूप से परियोजना की तुलना में उस पेपर में अधिक रुचि रखती थी। चंचल मौलसी ने फिर कहा, आप इसे दोबारा क्यों नहीं करते? यह यहीं पर है। आपको किन किन चीजों की जरूरत है? मैं वेटर से कुछ HR साइज के कागज भेजने के लिए कहूंगा। मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर सकता। केवल मेरा शोध पत्र ही चलेगा। जगत मेहरा ने अफसोस जताते हुए कहा, यह बहुत दुख की बात है कि मेरा अखबार अब गायब हो गया है, इसलिए आप अब इसका प्रदर्शन नहीं देख सकते। चंचल मौलसी को स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मजाक भरे लहजे में कहा, तुम इतने कंजूस क्यों हो? मैंने तुम्हें इतना बड़ा काम सिर्फ इसलिए दिया ताकि तुम एक छोटा सा जादू का करतब दिखा सको। ऐसा नहीं है कि तुमने इसे पहले कभी नहीं दिखाया है। क्या वे सब यही नहीं कहते कि ग्राहक ही पिता होता है? जगत मेहरा ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं सचमुच अभी इसे नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि हम सहयोग नहीं कर सकते, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कोई जादूगर नहीं हूं। चंचल मौलसी ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा और पूछा, क्या तुमने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है? नहीं, जगत मेहरा ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, लेकिन मन ही मन उसने तुरंत एक निष्कर्ष निकाल लिया। उसने इंटरनेट पर 3 गंजे आदमियों की तुलना से संबंधित सामग्री देखी होगी और जान गई होगी कि फ्लाइंग स्लिंग मर्डरर के वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वही था। चंचल मौलसी ने तुरंत अपना फोन निकाला, एक वीडियो ढूंढा और उसे उसके लिए चलाया। यह व्यक्ति तुम ही हो, है ना? चाकू लहराते अपराधी के सामने आपने उसे सीधे लात मारने और फिर घूंसे से गिराने की हिम्मत दिखाई। आप कहते हैं कि आपने मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है? जगत मेहरा ने वीडियो की स्पष्टता पर एक नज़र डाली,
फिर उसे चंचल मौलसी द्वारा वीडियो ढूंढने के लिए फ़ोन पर टैप करने का इशारा और पहले दिखाई देने वाले फ़ोन के डेस्कटॉप एप्लीकेशन की स्थिति याद आई। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने यह वीडियो व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री से ढूंढा था, जिसका अर्थ है कि उसने शायद पहले व्हाट्सएप पर किसी के साथ इस वीडियो पर चर्चा की होगी। उस समय मैं बहुत उग्र स्वभाव का था और मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बाद में मैं बहुत डर गया था। जगत मेहरा ने इस बात से इनकार नहीं किया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वही था। चूंकि चंचल मौलसी यह पहचान सकती थी कि वह वही है, तो उसने इंटरनेट पर खाना पकाने के वीडियो का विश्लेषण जरूर देखा होगा। इनकार करने का कोई मतलब नहीं था। मुझे पता है कि पास में ही एक बॉक्सिंग जिम है। अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं डायरेक्टर लिन से तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दूंगा। कैसा रहेगा? हमारे वजन में इतना अंतर है। अगर आपने मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं भी किया है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है ना? चंचल मौलसी ने फिर कहा। जगत मेहरा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे डर लग रहा है। चंचल मौलसी कुर्सी पर पीछे झुक गई और अपनी बाहें मोड़ ली। उसने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा और कहा, मुझे थोड़ी जिज्ञासा है। लगता है आप सहयोग नहीं करना चाहते। निदेशक लिन के अनुसार आपकी पिछली कंपनी जुलाई में बंद हो गई थी। अब नवंबर का महीना है और ऐसा लगता है कि आप इस दौरान नौकरी की तलाश नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ है। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो डायरेक्टर लिन को मुझसे संपर्क करने के लिए कहें। मैं उनसे शर्तों के बारे में बात करूंगा। अगर आप सहयोग नहीं करना चाहते तो भूल जाइए, जगत मेहरा ने उठते हुए और जाने की तैयारी करते हुए कहा। चंचल मौलसी उसकी इस दृढ़ता से थोड़ी हैरान थी। उसने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, तुम मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि बार में शियाओजी किस स्कूल में पढ़ती है और हमारी राशि क्या है? तुम्हें तो यह भी पता था कि हम रात के खाने में क्या खाने वाले हैं। क्या आपने पहले से हमारी जांच पड़ताल नहीं की थी? भविष्यवाणी की बात मत करो। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। दरवाजे तक चलकर आए जगत मेहरा रुक गए, पीछे मुड़े और बोले, दरअसल यह बहुत सरल है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कोई गणना या अनुमान नहीं लगाया। मैंने इसे देखा और सुना। ओह, आपका क्या मतलब है? चंचल मौलसी सीधी होकर बैठ गई और पूछा। जगत मेहरा ने स्वाभाविक रूप से उस समय उसे अपनी वास्तविक अवलोकन प्रक्रिया नहीं बताई। उसने बस इतना कहा, मेरे दोस्त के आपसे बात करने जाने से पहले मैं बाथरूम गया था और आपके पास से गुजरा था। मैंने आपको पिछले महीने की जन्मदिन पार्टी वगैरह कहते हुए सुना। जब मैं बाथरूम से वापस आया तो मैंने याशिका को अगले महीने की जन्मदिन पार्टी वगैरह कहते हुए सुना। जन्मदिन का महीना पता होने पर राशि का अनुमान लगाना स्वाभाविक रूप से आसान है। अगर राशि हंसमुख और सक्रिय है तो सिंह राशि का अनुमान सही होगा। अगर राशि बुद्धिमान और सक्रिय है तो वृश्चिक राशि का अनुमान सही होगा। वैसे भी गलत अनुमान लगाने पर कोई नुकसान नहीं होता। चंचल मौलसी थोड़ी उलझन में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जगत मेहरा बाथरूम जाएगी और ठीक उसी समय वापस आएगी जब उन्हें उनके जन्मदिन की खबर मिलेगी। लेकिन उस समय हुई बातचीत को याद करते हुए शायद वह कुछ वैसी ही थी। पहले उसने पिछले महीने की अपनी जन्मदिन पार्टी के बारे में बात की। फिर थोड़ी देर बाद याशिका ने अगले महीने अपने जन्मदिन का जिक्र किया और उसे रात के खाने पर आने के लिए कहा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या उस समय कोई गंजा आदमी वहां से गुजर रहा था, तो वह इसे कैसे देख सकती थी? इसके अलावा उसकी पीठ जगत मेहरा और अन्य लोगों की ओर थी। फिर याशिका का स्कूल। पहली नजर में वह एक छात्रा की तरह दिखती थी और उसके कपड़े भी वैसे ही थे, लेकिन वह ऐसी छात्रा नहीं लग रही थी जिसने अभी अभी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया हो। वह शायद स्नातकोत्तर छात्रा थी। उस समय बार में जाने वाला व्यक्ति संभवतः बगल में स्थित सिंगापुर विश्वविद्यालय का छात्र होता था। वैसे भी अगर आपका अनुमान गलत है तो आपको भुगतान करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपको कैसे पता चला कि हम रात के खाने में हॉटपॉट खा रहे हैं? आपने उसी गली में स्थित 9 पैलेसेस हॉटपॉट में रात का खाना खाया था, है ना? जब जगत मेहरा ने यह कहा तो उसने चंचल मौलसी के सूक्ष्म भाव भंगिमाओं और शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दिया। प्रतिक्रिया के माध्यम से अपने अनुमान की पुष्टि करने के बाद उसने झूठ बोलना जारी रखा। दरअसल
जब तुम खाना खा रही थी तब हमने तुम्हें देखा था। चंचल मौलसी के चेहरे पर समझ का भाव प्रकट हुआ। वास्तव में जब उसने यह कहा तो सब कुछ सार्थक लगने लगा। परिणामों से एक तर्कसंगत प्रक्रिया तैयार करना मुश्किल नहीं था जिसे समझा जा सके। ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार जब जगत मेहरा बार में याशिका से दूसरी बार मिला था, उसने उसे समझाया था कि उसे कैसे पता चला कि उसके बगल में बैठा पुरुष साथी उसका भाई था। मैं कल निदेशक लिन से आपसे संपर्क करने के लिए कहूंगा, चंचल मौलसी ने अंत में कहा। जगत मेहरा के निजी कमरे से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद चंचल मौलसी ने अपना फोन उठाया और कुछ देर तक व्हाट्सएप पर किसी से बात की। फिर उसने सीधे याशिका का नंबर डायल किया। अंदाजा लगाओ मैंने अभी किसे देखा, चंचल मौलसी की आवाज में थोड़ी उत्तेजना थी। अपने दो अधीनस्थों और जगत मेहरा के सामने अब उनमें एक शांत महिला बॉस का स्वभाव नहीं दिख रहा था। तुम्हें इतना उत्साहित कर पाना कि तुमने सीधे फोन किया, क्या तुमने वोल्डेमॉर्ट को देखा? याशिका का लहजा अभी भी शरारती था। नहीं, मैंने उस गंजे जगत मेहरा को देखा था। चंचल मौलसी के पास याशिका से बहस करने का समय नहीं था और उसने तुरंत कहा, निर्देशक लिन को यहाँ कोई मिला और वे उसे एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। नतीजतन जब मैंने उस व्यक्ति को रात में देखा तो वह वास्तव में जगत मेहरा था। फोन के दूसरी तरफ याशिका भी हैरान थी। बार में जगत मेहरा से आखिरी बार मिलने के बाद से इस दौरान उन्होंने व्हाट्सएप पर कई बार जगत मेहरा के बारे में बात की थी। इंटरनेट पर वायरल हो रहे कुकिंग वीडियो से लेकर उसी व्यक्ति के बैकव्यू और फ्लाइंग किक वीडियो तक उन्होंने व्हाट्सएप पर इन सब पर चर्चा की थी। फिर वे उस दिन बार में जगत मेहरा द्वारा किए गए एचआर पेपर के जादू के बारे में बात किए बिना नहीं रह सके, साथ ही इस बारे में भी कि कैसे वह मोटा सा लड़का उनके बारे में हर तरह की जानकारी रखते थे। वे तो यहां तक अनुमान लगा सकते थे कि वे रात के खाने में क्या खाने वाले हैं। क्या यह बहुत बड़ा संयोग नहीं है? याशिका ने हैरानी जताए बिना नहीं रह सकी। यह तो वाकई एक संयोग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी बड़ा संयोग क्या है? चंचल मौलसी ने कहा। क्या आप सचमुच बिछड़े हुए सौतेले भाई हैं? ओह नहीं, भाई बहन। भाग जाओ, चंचल मौलसी ने आंखें घुमाईं। फिर उसने आगे कहा, जगत मेहरा से मिलने से पहले जब डायरेक्टर लिन ने उस व्यक्ति का परिचय कराया था तब मुझे कुछ संदेह हुआ था। अभी अभी उसके जाने के बाद मैंने व्हाट्सएप पर अपनी मां से इसकी पुष्टि की। क्या आपको याद है कि मैंने आपको पहले बताया था कि चीन लौटने से कुछ समय पहले मेरे चाचा के दो शरारती बच्चों को मानव तस्करों ने लगभग अगवा कर लिया था? कैफे से बाहर आने के बाद जगत मेहरा तुरंत नहीं निकला। इसके बजाय उसने कोने से मुड़ने का नाटक किया और बाथरूम की ओर चला गया। उसकी निगाहें कमरे में मौजूद चंचल मौलसी पर टिकी थीं। वह देखना चाहता था कि क्या उसे कुछ सुनाई दे रहा है। सौभाग्यवश चंचल मौलसी ने व्हाट्सएप पर टाइप करना जारी नहीं रखा, अन्यथा उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। चंचल मौलसी और याशिका के बीच हुई बातचीत सुनने के बाद जगत मेहरा को अचानक एहसास हुआ कि जिन दो बच्चों को उसने, रश्मि सिंह, जिया राठौर और अन्य लोगों ने गलती से बचाया था, वे वास्तव में चंचल मौलसी के चचेरे भाई बहन थे। फिर उसे पिछली बातचीत की बातें और डायरेक्टर लिन का वहां रहते हुए दिखाया गया रवैया तुरंत याद आ गया। इंटरनेट पर उसके पुराने दोस्त ने उसे शुगर डैडी में आए बदलावों के बारे में बताया था और यह भी कि झांग परिवार ने बच्चों को बचाने में भाग लेने के लिए उन चारों को अलग अलग तरीकों से धन्यवाद दिया था। जगत मेहरा ने आगे कुछ अनुमान लगाया। भविष्य में यदि परियोजना में कोई समस्या नहीं आती है और रिलीज होने के बाद यह सफल होती है तो चंचल मौलसी का निर्णय सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होगा। अगर प्रोजेक्ट में कोई समस्या आती तो डायरेक्टर लिन ही जगत मेहरा को ढूंढते। हालांकि यह फैसला चंचल मौलसी ने लिया था, लेकिन वह कह सकती थी, क्या मैंने झांग परिवार के उपकारक को नहीं पहचाना? यह तो बिल्कुल अजेय है। जगत मेहरा ने निराशावादी अनुमान लगाया। वह बाथरूम में ज्यादा देर नहीं रुका। जो सुनना चाहता था वह सुनने के बाद वह चला गया। हालांकि होटल के प्रवेश द्वार पर जगत मेहरा फिर रुक गया। वह योजना के अनुसार बस स्टॉप पर नहीं गया। इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला और किसी का इंतजार करने का नाटक किया। उसने देखा कि सड़क के उस पार खड़ी एक पुरानी अकॉर्ड कार में कोई चुपके से कैमरे से तस्वीरें ले रहा था। तार्किक रूप से देखा जाए तो
इतनी दूरी पर और रात के समय कोई रोशनी नहीं थी। आम लोग इसे देख नहीं पाते। हालांकि जगत मेहरा की दृष्टि आम लोगों से कहीं बेहतर थी, साथ ही उसके पास रात्रि दृष्टि और इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग की क्षमता भी थी। वह हमेशा सतर्क रहता था। वह जहां भी जाता, अवचेतन रूप से हर तरह की जानकारी इकट्ठा करना और सबसे पहले अवलोकन करना शुरू कर देता था। इसलिए कार में फोटो खींच रहे व्यक्ति को पहचान लेना उसके लिए स्वाभाविक था। क्या पुलिस किसी मामले की जांच कर रही है? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं लगता। मुझे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। जगत मेहरा ने इस बारे में सोचा और घर जाने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि जो व्यक्ति छुपकर तस्वीरें ले रहा था, उसने कैमरा उसकी तरफ घुमा दिया है। तभी उसे बहुत धीमी सी शटर की आवाज सुनाई दी। मेरी तस्वीर खींचो। जगत मेहरा ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। अगर होटल के प्रवेश द्वार पर उसकी तस्वीर खींची गई होती, तो कहा जा सकता था कि वह पृष्ठभूमि में शामिल था। लेकिन अब जब वह चलकर यहां आया है और फिर भी उसकी तस्वीरें खींची जा रही हैं, तो यह वास्तव में उसी को निशाना बनाकर ली गई है। लेकिन यह सही नहीं था। अगर यह आदमी उसका पीछा करते हुए यहां तक आया होता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसने उसे नोटिस न किया हो। जगत मेहरा कार के बगल में स्थित किराना स्टोर तक गया और कार से आ रही गंधों को पहचानने लगा। जल्द ही उसे एक जानी पहचानी गंध महसूस हुई। फिर उसने उस गंध की तुलना अपने दिमाग में मौजूद गंध से की और उसे एक जैसी गंध मिली। जगत मेहरा का दिमाग तेजी से घूमने लगा और उसे याद आ गया कि वह गंध किसकी थी। जब वह रात 8 बजे पहुंचा, तो लॉबी में कॉफी शॉप के बगल वाले सोफे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा अपने फोन से खेल रहा था। जब जगत मेहरा कॉफी शॉप के प्रवेश द्वार पर गया और वेटर को बताया कि वह किसे ढूंढ रहा है, तो उस आदमी ने अपना फोन थोड़ा सा हिलाया। जगत मेहरा को उस समय कोई समस्या नहीं लगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह आदमी चुपके से अपने फोन से तस्वीरें ले रहा था। जगत मेहरा ने तुरंत अपने दिमाग में विचार किया और यह निर्धारित किया कि दूसरे पक्ष का मुख्य लक्ष्य वह नहीं, बल्कि चंचल मौलसी और अन्य 2 लोग थे। उस पर ध्यान जाने का कारण केवल यही था कि वह उनसे मिलने के लिए यहां आया था। उसकी पहचान को देखते हुए यह अधिक संभावना थी कि वह चंचल मौलसी को निशाना बना रहा था। जगत मेहरा ने अपनी विभिन्न इंद्रियों का उपयोग करते हुए आसपास निरीक्षण किया और उसे कोई अन्य पीछा करने वाला नहीं मिला। वह मूल रूप से यह निर्धारित कर सका कि वह व्यक्ति पुलिस से नहीं था। क्योंकि पुलिस ने इस तरह का ऑपरेशन आयोजित किया था, इसलिए इसमें कम से कम 2 लोग शामिल होंगे। भले ही परिस्थितियां केवल एक व्यक्ति की अनुमति देती हों, फिर भी आसपास निश्चित रूप से सहायक मौजूद होंगे। तो क्या वह कोई निजी पीछा करने वाला था? गुमराह आदमी? प्राइवेट डिटेक्टिव? सुविधा स्टोर से मिनरल वाटर खरीदते समय जगत मेहरा ने मन ही मन अनुमान लगाया। वह बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। जब वह मोड़ पर मुड़ने ही वाला था, तो कार में बैठे व्यक्ति ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और न ही उसका पीछा करने के लिए कार स्टार्ट की। एक बार फिर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि दूसरे पक्ष का निशाना होटल में ठहरे लोग थे। जगत मेहरा ने अधिकारी चमन का नंबर डायल किया। हेलो, भाई चमन, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप छुट्टी पर हैं? अधिकारी चमन ने थोड़ा गुस्से से कहा, बताइए, फिर से क्या हुआ? आप जो कह रहे हैं, उसे देखिए, जैसे कि मैं कोई उपद्रवी हूं। बात यह है कि मैंने आज एक नौकरी ली है। ये बहुत ही गंभीर काम है, कंपनियों के लिए प्रोग्राम लिखना। आप जानते हैं, मैं अब एक बेरोजगार प्रोग्रामर हूं। फिर मैंने देखा कि होटल के प्रवेश द्वार के सामने सड़क के उस पार एक कार में एक व्यक्ति कैमरा लिए हुए था और चुपके से होटल की तस्वीरें ले रहा था। ऐसा लगता है कि उसने मेरी भी तस्वीरें लीं। अधिकारी चमन, क्या यह दूसरों के चित्र अधिकारों, निजता अधिकारों या इसी तरह के किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन माना जाता है? अधिकारी चमन ने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर दी। मजाक मत करो, आप कहाँ हैं? मैं अपने आसपास के सहयोगियों से संपर्क करूंगा। जगत मेहरा ने तुरंत होटल का पता बताया और कहा, चिंता मत करो, भाई चमन, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैं लोगों पर नजर रखने में आपकी मदद करूंगा। इसलिए वह कार के ब्लाइंड स्पॉट में इंतजार करने लगा। 10 मिनट से अधिक इंतजार के बाद एक काली SUV आई और एकॉर्ड के बगल में रुक गई। फिर
अधिकारी चमन बाहर निकले। जगत मेहरा उधर नहीं गया। वैसे भी अपनी असाधारण इंद्रियों के बल पर वह वहां की बातचीत और स्थिति को समझ सकता था। कुछ पूछताछ के बाद अकॉर्ड कार चला रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अधिकारी चमन अपने साथ ले गए। बातचीत से उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति एक निजी जासूस प्रतीत होता है जो किसी की जांच में मदद करने आया था। लेकिन वह किसकी जांच कर रहा था, इस बारे में निजी जासूस ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल वापस जाकर अधिकारी चमन से पुष्टि करने के लिए कह सकता था। लेकिन शुरू में ऐसा लग रहा था कि कोई चंचल मौलसी की जांच कर रहा है। क्या मुझे उसे सूचित करना चाहिए? मेरे पास उनका व्हाट्सएप या फोन नंबर नहीं है। क्या मुझे यह संदेश डायरेक्टर लिन के माध्यम से भेजना होगा? जगत मेहरा ने इस बारे में सोचा और कुछ न करने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि चूंकि निजी जासूस को अधिकारी चमन ने पकड़ लिया है, इसलिए चंचल मौलसी को जल्द ही इसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर उसे सही से याद है तो दूसरों की निजता में ताकझांक करना और चुपके से तस्वीरें लेना सार्वजनिक सुरक्षा प्रबंधन दंड नियमों का उल्लंघन प्रतीत होता है। तर्कसंगत रूप से अगर चंचल मौलसी तस्वीर में था और निजी जासूस का मुख्य लक्ष्य चंचल मौलसी था, तो पुलिस को चंचल मौलसी को सूचित करना चाहिए था। तो जगत मेहरा का इससे कोई लेना देना नहीं था। चाहे इसके पीछे पारिवारिक कलह हो या कोई अन्य व्यवहार, वह किसी भी तरह की परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। अगली सुबह निदेशक लिन ने उन्हें व्हाट्सएप पर संदेश भेजा और फिर मिलने के लिए उस स्थान पर संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वह सहयोग के विशिष्ट विवरणों और अनुबंधों पर चर्चा करना चाहती हैं। जगत मेहरा को कल रात अधिकारी चमन से पता चला था कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया निजी जासूस चंचल मौलसी का चचेरा भाई था और चंचल मौलसी को पहले से ही इसके बारे में पता था। शायद चंचल मौलसी के निर्देशों के कारण डायरेक्टर लिन ने जगत मेहरा की लगभग सभी अनुचित मांगों को मान लिया। हालांकि उनकी जटिल और अजीब आंखों और हाव भाव को देखकर जगत मेहरा को यह अंदाजा लगाने में कोई हिचक नहीं हुई कि चंचल मौलसी ने उनसे क्या कहा होगा। क्या उन्होंने कुछ गलत समझा था? दोपहर के 4 बजे स्टार सिटी के एक निजी किंडरगार्टन में मिसेस टंडन अपनी बेटी को लेने आई थी। उन्होंने देखा कि शर्मिला टंडन एक हाथ में सिक्का लिए धीरे धीरे बाहर आ रही थी। जो अन्य बच्चे अपने माता पिता का इंतजार कर रहे थे या जिन्हें उनके माता पिता पहले ही ले जा चुके थे, उन सभी ने पहल करके उनका अभिवादन किया। अलविदा शर्मिला टंडन। अगर यह अतीत की शर्मिला टंडन होती तो वह निश्चित रूप से दोगुने उत्साह के साथ जवाब देती, बाय XXX। लेकिन अब गोलमटोल बच्ची ने बस उन्हें सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर बिना सिक्के के अपना दाहिना हाथ 2 बार हिलाया। वह बहुत शांत थी और एक बड़ी बहन की तरह व्यवहार कर रही थी। वह बहुत सहज लग रही थी। यहां तक कि किंडरगार्टन की शिक्षिका और अन्य अभिभावकों को भी लगा कि यह स्वाभाविक है। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही इसकी आदी हो चुकी हो। जब मिसेस टंडन अक्टूबर में शर्मिला टंडन को लेने आईं तो वह वास्तव में थोड़ी चिंतित थी। उन्हें डर था कि इस वजह से नए आने वाले शर्मिला टंडन को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। आखिरकार उसकी समझ और बचपन की धारणा के अनुसार बच्चों को इस तरह का साथी पसंद नहीं आता था जो लापरवाही से शिक्षक पर मुकदमा कर दे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब वह हर दिन अपनी बेटी को लेने जाती और शिक्षिका से बातें करती, तो कक्षा के अन्य बच्चे उसकी बेटी को इस वजह से अलग थलग नहीं करते थे, बल्कि वे उसके साथ रहना ज्यादा पसंद करते थे। यहां तक कि वांग के, जो उसकी बेटी से बहुत डरता था, वह भी हर दिन उसकी बेटी को खुश करने और उसके साथ खेलने देने के लिए स्वादिष्ट खाना लाता था। कुछ समय तक प्रतिदिन अभ्यास और खोज करने के बाद शर्मिला टंडन एक उंगली के पिछले हिस्से से 1 रुपये का सिक्का उछालने में सक्षम हो गया था। हालांकि उसका हाथ एक वयस्क के हाथ से काफी छोटा था, फिर भी उसने सिक्के को उंगलियों के बीच 1 बार उछालने के लिए केवल गुरुत्वाकर्षण का सहारा लिया। तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से सिक्का सीधे उसकी छोटी उंगली और अनामिका के बीच आ गिरा। फिर उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से को झुकाया और गुरुत्वाकर्षण के सहारे सिक्के को वापस उछाल दिया। क्योंकि शर्मिला टंडन पहले से ही काफी कुशल थी, इसलिए सिक्का भले ही तेजी से न पलटता हो, लेकिन बहुत सहजता से और लगातार उसकी हथेली पर घूमता रहता था। इसे पहली बार देखने वाला कोई भी व्यक्ति काफी आश्चर्यचकित हो जाता।
जब मिसेस टंडन शर्मिला टंडन को लेने गईं, तो उनसे कई बार उन माता पिता ने सवाल किए जो अपने बच्चों को लेने आए थे। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने लियू को कुछ सिखाया है और क्या उसमें कोई हुनर या अन्य जानकारी है। मिसेस टंडन केवल कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दे सकीं। भला वो कैसे सिखा सकती थीं? अपनी बेटी को सिक्का उछालना सीखते देख उन्होंने भी कुछ देर अभ्यास किया। उन्होंने ऑनलाइन एक वीडियो भी ढूंढा, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वो नहीं कर पाई। अंत में उन्होंने इसका कारण अपने छोटे हाथों को बताया। हालांकि जब उनकी बेटी, जिसके हाथ उनसे काफी छोटे थे, ने इसका एक सरलीकृत संस्करण बनाया और उसका अभ्यास किया, तो वह थोड़ी अवाक रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अनाड़ी बेटी, जो कभी थोड़ी अनाड़ी हुआ करती थी, वास्तव में अपनी गोलमटोल छोटी उंगलियों से सिक्का उछालने का कौशल सीख सकती है। और सिक्कों के अलावा पिछली बार जब वह अपने पूर्व पड़ोसी श्री जगत से सड़क पर मिली थी, तब उसे एक कागज का टुकड़ा दिया गया था और कुछ शब्दों से उसे बहकाया गया था। सिक्कों के अलावा भावी मैजिकल गर्ल शर्मिला टंडन के पास एक और खिलौना था, ओरिगामी। हालांकि सिक्कों के विपरीत, वह हमेशा उस चार आकार के कागज से नहीं खेलती थी जिस पर ढेर सारे मोड़ बने थे और 6 इंच लिखा था, जो जगत मेहरा ने उसे दिया था। इसके बजाय वह उस चार आकार के कागज का उपयोग कुछ आकृतियां मोड़ने के लिए करती थी और फिर अन्य कागजों पर अभ्यास करती थी। जब दूसरे बच्चे कागज मोड़ते थे, तो यह मुख्य रूप से मनोरंजन के लिए होता था, लेकिन शर्मिला टंडन अलग थी। ऐसा लगता था कि उसे मुख्य रूप से कागज मोड़ने की प्रक्रिया में ही रुचि थी। ऐसा लग रहा था मानो ये 4 पेपर एक उदाहरण हो और बाकी पेपर अभ्यास के लिए हों। वह लगातार उन आकृतियों को बेहतर ढंग से मोड़ने का तरीका खोज रही थी जिन्हें वह मोड़ना चाहती थी। वहां मेंढक, कागज की सारस, कछुए, जेलीफिश, जिराफ, शार्पेई और हर तरह की आकृतियां थीं, चाहे वे कठिन हों या आसान। उन्हें मोड़ने के बाद अगर कक्षा के दूसरे बच्चे उन्हें चाहते, तो वह उन्हें सीधे दे देती। वैसे वह उनसे खेलती नहीं थी। और कागज के हवाई जहाज बनाना अब भी उसका सबसे पसंदीदा काम था। उसी सामग्री से बने उसके हवाई जहाज ज्यादा ऊंचे, ज्यादा दूर तक और ज्यादा स्थिर रूप से उड़ सकते थे। इसके अलावा अगर वह एक ही तरह के कागज के हवाई जहाज को बार बार फेंकती, तो वह दूसरों से बेहतर उड़ता। वह कागज के हवाई जहाजों के लगभग उतरने की जगह का भी अनुमान लगा सकती थी। वह जहां चाहे कागज के हवाई जहाज फेंकती और अंदाजा लगा सकती थी कि वे कहाँ गिरेंगे। इसी वजह से शर्मिला टंडन को किंडरगार्टन के बच्चों के बीच ओरिगामी किंग का खिताब मिल गया था। भले ही वह हमेशा की तरह ठंडी और अलग थलग रहती थी, फिर भी दूसरे बच्चे उसके साथ खेलना और उसके द्वारा बनाई गई ओरिगामी पाना चाहते थे। हालांकि इस किंडरगार्टन की फीस कम नहीं थी और इसमें पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अच्छे परिवारों से आते थे और उनके पास खेलने के लिए हर तरह के महंगे खिलौने होते थे, फिर भी इस किंडरगार्टन में ओरिगामी किंग से ओरिगामी सीखना एक सम्मान की बात थी। पहले एक बच्चे को एक ओरिगामी मिली थी, लेकिन उसके माता पिता ने गलती से उसे फेंक दिया, जिसके बाद बच्चा घर पर इतना रोया कि उसकी आवाज बैठ गई। माता पिता ने उसे खिलौने खरीदने, मनोरंजन पार्क में खेलने ले जाने और खाना खिलाने का वादा किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंत में माता पिता खास तौर पर शर्मिला टंडन के घर गए और उनसे ठीक वैसी ही ओरिगामी बनाने का अनुरोध किया। तभी जाकर बच्चे ने रोना बंद किया। अपनी बेटी को किंडरगार्टन में बच्चों के राजा की तरह व्यवहार करते देख मिसेस टंडन काफी उलझन में थी। क्योंकि वह यहां आने के बाद से ही ऐसा व्यवहार कर रही थी, इसलिए शिक्षकों और अन्य बच्चों के माता पिता को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगा। बल्कि उन्हें लगा कि शर्मिला टंडन को ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि मिसेस टंडन ने अपनी बेटी को बचपन से बड़ा होते देखा था। उन्हें अच्छी तरह याद था कि स्टार सिटी आने से पहले गोलमटोल लड़की, जिसकी अपनी कोई राय नहीं थी और जो हर जगह दूसरों के पीछे चलती थी, हमेशा हाशिए पर धकेली जाती थी और उसे तंग किया जाता था। तब वह रोती चिल्लाती थी, लेकिन जल्दी ही शांत हो जाती और खुशी खुशी दूसरों के साथ खेलने चली जाती थी। मैं बहुत व्यस्त हूँ, अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो मत आइए वाले उसके वर्तमान ठंडे रवैये और सिक्के को उछालने के उसके बेहद सहज तरीके को देखकर मिसेस टंडन को अपने दिल में थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। जब वह अपनी बेटी के साथ घर लौटी और खाना खा रही थी,
तो उसने देखा कि गोलमटोल लड़की एक हाथ में चम्मच पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से सिक्का उछाल रही थी। मिसेस टंडन ने बिना सोचे समझे कहा, खाना खाते समय गंभीरता से खाओ और खाने के बाद खेलो। ओह! उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उनकी बेटी ने वास्तव में बहुत आज्ञाकारी ढंग से प्रतिक्रिया दी और फिर सिक्का रख दिया। इससे उनके अगले शब्द गले में अटक गए और वे आगे नहीं बोल पाए। तो कुछ देर तक खुद को रोके रखने के बाद उसने तब तक इंतजार किया जब तक शर्मिला टंडन ने खाना खत्म नहीं कर लिया और फिर से सिक्का निकालकर उससे खेलने लगी। मिसेस टंडन ने कहा, शिलिंग, चूंकि तुमने अंकल बाल्डहेड की तरह सिक्का उछालने का अभ्यास कर लिया है, तो अब इससे मत खेलो, ठीक है? आगे से खाना खाने के बाद मम्मी तुम्हें 1 घंटे के लिए आईपैड से खेलने देंगी, ठीक है? शर्मिला टंडन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। मिसेस टंडन को अचानक ऐसा लगा जैसे वह किंडरगार्टन में शर्मिला टंडन की सहपाठी थी। लेकिन तुम इस सिक्के से बहुत लंबे समय से खेल रहे हो। शर्मिला टंडन ने अपनी मां को अजीब नजरों से देखा, चुपचाप सिक्का रख दिया और कहा, तो मैं अब ओरिगामी खेलने जा रही हूं। 1 मिनट रुको। मिसेस टंडन ने संघर्ष जारी रखने का फैसला किया, क्यों न तुम और मां एक खेल खेलें? क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप अंकल बाल्डहेड के सिक्का उछालने के जादू को जानते हैं? तो चलिए खेलते हैं। अगर आप सही बता दें कि मम्मी ने सिक्का किस हाथ में रखा है, तो मम्मी आपको 1 हफ्ते तक खेलने देंगी। नहीं तो सिक्का मम्मी को संभाल कर रखने के लिए दे देना, ठीक है? शर्मिला टंडन ने इस बारे में सोचा, सिर हिलाया और सिक्का अपनी मां को दे दिया। मिसेस टंडन ने सिक्के को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया, फिर उसे अपने दोनों हाथों के बीच घुमाया और पूछा, ठीक है, अनुमान लगाओ कि सिक्का किस हाथ में है? शर्मिला टंडन ने बिना किसी झिझक के कहा, दाहिना हाथ। मिसेस टंडन दंग रह गईं। उनका मन किया कि वे अपने दाहिने हाथ में पकड़े सिक्के को अपने बाएं हाथ में रख लें, लेकिन उन्हें तुरंत वांके के साथ किंडरगार्टन में हुई घटना याद आ गई, इसलिए वे हिचकिचाईं, अपना दाहिना हाथ फैलाया और बोलीं, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, लेकिन हम 3 में से 2 मैच जीतेंगे, इसलिए हमारे पास 2 और मौके हैं। शर्मिला टंडन के चेहरे पर जो तुम कहो का भाव था और इस पर कोई विवाद नहीं था। मिसेस टंडन ने अपनी बेटी के शांत चेहरे को देखा और अचानक उन्हें अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी पीठ फेर लो। गोलमटोल लड़की ने आह भरी और कहे जाने पर पीछे मुड़ गई। फिर मिसेस टंडन ने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया, उसे बाएं और दाएं घुमाया और फिर भी सिक्का अपने दाहिने हाथ में रख लिया। अब जबकि शर्मिला टंडन की पीठ उसकी ओर थी, उसे लगा कि उसकी बेटी निश्चित रूप से उसकी हरकतों या किसी अन्य विवरण के माध्यम से सिक्के को नहीं देख पाएगी। ठीक है, अब कौन सा हाथ है? शर्मिला टंडन को अब भी कोई झिझक नहीं थी और उसने तुरंत कहा, दाहिना हाथ। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। दाहिना हाथ। चबी गर्ल का स्वर बहुत दृढ़ था। ठीक है, तुम जीत गए, लेकिन क्यों न हम 2 और राउंड खेलें? मिसेस टंडन थोड़ी असमंजस में थी। लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अगले 10 राउंड में शर्मिला टंडन ने बिना किसी झिझक के सही अनुमान लगाया। अपनी बेटी की शांत और सीधी सादी आवाज सुनकर मिसेस टंडन के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी खोपड़ी में झुंझुनी होने लगी। जब वह 11वीं बारी खेलना चाहती थी, तो शर्मिला टंडन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मां, मैं थोड़ी थक गई हूं। मैं अब और नहीं खेलना चाहती। मुझे सिक्का वापस दे दो। शर्मिला टंडन को सिक्का एक तरफ रखते और उससे खेलते देख मिसेस टंडन की बेचैनी बढ़ती ही गई। टंडन, तुम्हें कैसे पता चला कि सिक्का किस हाथ में है? मिसेस टंडन ने ध्यान से पूछा। वह अपनी बेटी के किंडरगार्टन के बच्चों को धीरे धीरे बेहतर समझने लगी थी। मुझे बस पता था। शर्मिला टंडन ने जगत मेहरा द्वारा दिए गए ए अक्षर वाले कागज का उपयोग करके एक बहुत ही अजीब हवाई जहाज बनाया। उसने इसे बहुत धीरे धीरे और बहुत सावधानी से बनाया। यह जानने का तरीका क्या था? मिसेस टंडन को बिना किसी स्पष्ट कारण के थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। उस रात जब उसकी बेटी सो गई, तो उसने सावधानीपूर्वक उसकी बेटी के तकिए के नीचे से 1 रुपये का सिक्का निकाला और उसकी जगह दूसरा सिक्का रख दिया। उसने अपनी बेटी द्वारा तकिए के नीचे रखे गए A4 पेपर को देखा और सोचने लगी। अंत में उसने उसे बदलने की हिम्मत नहीं की। आखिर उस A4 पेपर पर न केवल एक अजीब सा 6 लिखा था,
बल्कि वह तरह तरह की सिलवटों से भी भरा हुआ था। उसकी नकल करना बहुत मुश्किल था। हालांकि अगले दिन जब मिसेस टंडन उठीं तो उन्हें घर की खाने की मेज पर ₹1 का सिक्का मिला। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और जल्दी से उस थैली को ढूंढने लगीं जिसमें उन्होंने शर्मिला टंडन का सिक्का रखा था। उन्होंने पाया कि सिक्का सचमुच गायब था। यह सिक्का सचमुच अपने आप चलने लगा। मिसेस टंडन को अपने पैरों के तलवों में ठंडक महसूस हुई। दांत साफ करने और चेहरा धोने के बाद शर्मिला टंडन खाने की मेज पर बैठ गई और खाना खाने ही वाली थी कि उसने अपनी मां को सिक्के को हैरानी से पकड़े हुए देखा और कहा, मां, आप फिर हार गई। हूं। मिसेस टंडन अभी भी सदमे में थी। उन्होंने कुछ उलझन भरी निगाहों से अपनी बेटी की ओर देखा। फिर उसने अपनी बेटी को अपने बाएं हाथ में कुशलतापूर्वक सिक्का उछालते हुए देखा। उसने अपने लहजे में थोड़ा गर्व लिए उससे कहा, मां ने कल चुपके से मेरा जादुई सिक्का बदल दिया था, है ना? मिसेस टंडन आश्चर्यचकित होकर बोलीं, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने ही ये सिक्का मेज पर रखा था? हाँ मां, आपने जो सिक्का बदला था वह 2016 का था। अंकल बाल्ड गाय ने मुझे जो जादुई सिक्का दिया था वह 2006 का था। अगली बार आपको 2006 का सिक्का ढूंढना चाहिए, शर्मिला टंडन ने गंभीरता से कहा। मिसेस टंडन ने नीचे देखा। उनके हाथ में जो सिक्का था वह वाकई 2016 का था, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आया। आपको कैसे पता चला कि मैंने आपका सिक्का कहाँ रखा है? मुझे बस पता था। शर्मिला टंडन के लहजे में अभी भी थोड़ा गर्व झलक रहा था।